नमस्कार, सिटी सेंटर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर जबलपुर से आ रही है। प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त है। 8 निजी स्कूलों को 54 करोड़ 26 लाख रुपए लौटाने का आदेश दिया गया है। तो यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 8 प्राइवेट स्कूलों को 54 करोड़ करीब 54 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया गया है। प्रशासन ने अवैध फीस वसूली को लौटाने का आदेश दिया है। सभी स्कूलों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 30 दिन के अंदर अंदर पेरेंट्स के खातों में यह राशि जमा करनी होगी। 11 स्कूलों को 81 करोड़ रुपए लौटाने का अब तक निर्देश दिया जा चुका है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दरअसल जबलपुर में और ये हमने अवैध फीस वसूली की मुहिम एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने चलाई थी और हमने बताया था कि किस तरह से स्कूल मनमानी पर उतर रहे हैं। पहला शासन के नियमों के विरुद्ध जाकर, खिलाफ जाकर ज्यादा फीस वसूली जा रही है और दूसरा किस तरह से निश्चित दुकानों से ही कॉपी, किताबें, मोजे, जूते, यूनिफॉर्म लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। और इस पर पूरी मुहिम हमने चलाई थी। इसके बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया, सरकार ने संज्ञान लिया और वो मामला तब से आगे बढ़ रहा है। और अब इस मामले में बड़ी खबर है। 8 निजी स्कूलों को 54 करोड़ 26 लाख रुपए पेरेंट्स को लौटाने के निर्देश दिए गए हैं। 8 स्कूलों के विरुद्ध जो कार्रवाई हुई है उसमें हमने उन स्कूलों के विरुद्ध जांच की थी। जांच मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा अन्य विषयों के अधिनियम 2017 के अंतर्गत जांच की गई। जांच में जो फाइंडिंग्स पाई गई थी उस पर उनकी समक्ष सुनवाई की गई, नोटिस जारी किया गया, उनके द्वारा अपना उत्तर दिया गया है। फाइंडिंग्स में ये पाया गया है कि उनके द्वारा जो 18-19 से अभी तक शुल्क वृद्धि की गई थी वो अधिनियम के अनुरूप नहीं है, इसलिए शुल्क वृद्धि अमान्य की गई है। और इस शुल्क वृद्धि के परिणाम स्वरूप जो राशि एकत्रित हुई थी उसे छात्र छात्राओं और अभिभावकों को प्रतिदाय करने के लिए आदेश जारी किया गया है। इसके लिए 30 दिन का समय दिया गया है और इसके साथ एक्ट के विपरीत कार्यवाही के लिए कारण 2 लाख रुपए प्रति स्कूल पेनल्टी भी लगाई गई है। पेनल्टी की राशि राज्य स्तर के खाते में जमा की जाएगी। तो 2 लाख रुपए का जुर्माना रहेगा। 8 स्कूलों पर 54 करोड़ रुपए का वसूली का निर्देश जारी कर दिया गया है। पेरेंट्स के खाते में यह राशि जमा करानी होगी। और इस वक्त संजीव चौधरी हमारे साथ, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, जुड़ रहे हैं। संजीव जी, बड़ा अच्छा लगता है जब अपनी मुहिम रंग लाती है। ये खबर बहुत अहम है और ये बताती है कि करीब करीब प्रति स्कूल औसतन 7 करोड़ रुपए तक लिए गए अवैध फीस वसूली के तौर पर अब उन्हें ये लौटाने होंगे। आसिफ जी, बिल्कुल 74,000 स्टूडेंट से ये पैसा वसूला गया है। 74,000 स्टूडेंट एक बहुत बड़ी संख्या है जिनसे लगातार ये वसूली की गई थी। और ये पहली बार नहीं है कि जबलपुर के कलेक्टर दीपक सक्सेना ने इस तरह की फीस को पूरी गणना के साथ जांच के बाद घोषित किया है जो अवैध वसूली की गई है। इसके पहले 11 स्कूलों से 84 करोड़ रुपए का भी इसी तरीके से ज़्यादा फीस वसूली का एक नोटिस दिया गया था। लेकिन हुआ ये कि वो स्कूल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की शरण में चले गए और वो मामला अभी पेंडिंग है। तो जो एनडीटीवी की मुहिम है वो अभी लगातार चलती रहेगी, ऐसा दीपक सक्सेना का कहना है। जो भी स्कूल है उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं, उनसे लगातार वसूली की के लिए जो नियम है उनके तहत उन्हें कंप्लाइन करने के लिए कहा जा रहा है। 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इस तरह यदि सभी स्कूलों की बात की जाए तो ये पूरा 200 करोड़ से ऊपर की ज़्यादा फीस वसूली का मुद्दा है। एक मुद्दा फीस वसूली का है। इसी तरह दूसरा मुद्दा जो था, जो एनडीटीवी ने लगातार उठाया, वो था पाठ्य पुस्तकों का जो गठजोड़ था उसका। तो जबलपुर में पहली बार स्कूल की कॉपी किताब और जो ड्रेस थी उसका मेला लगाया गया था। हालांकि ये समय थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन अगले वर्षों से ये लगातार चलता रहेगा और पेरेंट्स को फ़ायदा मिलेगा। अभी बहुत से पेरेंट्स स्कूल में फ़ीस जमा नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनसे जो ज़्यादा ले ली गई उसको एडजस्ट कर लिया जाए, लेकिन ये स्कूल मानने के लिए तैयार नहीं है। और स्कूल प्रबंधन और पेरेंट्स के बीच में रोज़ कोई ना कोई संघर्ष चल रहा है। आज भी इस तरीके का एक संघर्ष हुआ जब कुछ बच्चों के पेरेंट्स को फीस के लिए फ़ोन लगाए गए
उन्हें बच्चों को अलग बैठाया गया। तो इस तरह से जो एनडीटीवी की मुहिम है वो पेरेंट्स के साथ है, और जैसा भी होगा, अगर ये नियम विरुद्ध फीस ली गई है तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भी इस पर संज्ञान लेगा और पेरेंट्स को कहीं ना कहीं यहाँ से फायदा मिलेगा। मैं इस पर जो नया आदेश आया उससे पहले उस आदेश की बात करूंगा जो पिछली बार 11 स्कूलों के लिए 84 करोड़ का आदेश दिया गया था प्रशासन की तरफ से। उस मामले में अब तक क्या अपडेट है सर? दूसरा, उस मामले में जो 11 स्कूलों के पेरेंट्स हैं वो अभी क्या टेक ले रहे हैं? वो फीस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, या कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, ये 11 स्कूल जो थे ये तो कोर्ट में चले गए, और जब एक बार कोर्ट में जाते हैं तो सबके पास ये कहने को हो जाता है कि मामला अभी विचाराधीन है, कोर्ट में है, तो जब तक कोर्ट के द्वारा कोई आदेश नहीं आता तो कुछ नहीं होगा। इसलिए स्कूल अभी, चूंकि स्कूल वाले गए थे और स्टे लेके आए हैं, इसलिए स्कूल अभी फीस वापस नहीं कर रहे हैं। लेकिन पेरेंट्स का ये कहना है कि चूंकि आपके पास हमारी फीस ज़्यादा है, इसलिए आपको कभी न कभी वापस करनी होगी, तो आप हमारे बच्चों से फीस ना लें। पर होता वही है कि अपने बच्चों के आगे सारे पेरेंट्स विवश हो जाते हैं। जब स्कूल की तरफ से लगातार नोटिस और फोन आते हैं तो बहुसंख्यक पेरेंट्स तो फीस जमा कर रहे हैं, लेकिन दुखी मन से फीस जमा कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे साथ डबल हो रहा है, एक तरफ हमें ज़्यादा फीस हम जमा कर चुके हैं और अब इस बार फिर हमें फीस ली जा रही, और ये फीस भी ज़्यादा ली जा रही है, मतलब इस फीस को कम नहीं किया गया है निर्देशों के अनुसार। तो अब सभी की निगाहें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पर है। हाईकोर्ट से एक बार निर्धारण हो जाएगा तो फीस इन्हें वापस भी करनी पड़ेगी, और जो फीस बढ़ा दी है उसे कम भी करनी पड़ेगी। जी, ये पेरेंट्स के हक में बड़ा निर्देश आया है। बाकी संजीव जी, आप थोड़ा स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अभी आपकी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमें पेरेंट्स को और इंसाफ दिलाना है, इस मुहिम को और आगे बढ़ाना है। बहुत धन्यवाद आपका संजीव जी, ख्याल रखिए। तो संजीव जी मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त जबलपुर से हमारे साथ थे, और ये बड़ी खबर हमने आपको बताई कि प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है और 8 स्कूलों को 54 करोड़ रुपए जो एक्स्ट्रा फीस ली गई थी, अवैध फीस वसूली ली गई थी, उसे लौटाने को कहा गया है। आगे बढ़ते दंतेवाड़ा से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। लोन वर्राटू अभियान के तहत उन्होंने सरेंडर किया है। मिलिशिया डिप्टी कमांडर राजू वेट्टी ने सरेंडर किया है। इसके साथ साथ आरपीसी मिलिशिया सदस्य लखे हेमला ने भी हथियार डाल दिए। नक्सलियों को 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी मिली है, जहां लोन वर्राटू अभियान के तहत, यानी कि घर वापसी के अभियान के तहत 2 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। मिलिशिया डिप्टी कमांडर राजू बेट्टी और आरपीसी मिलिशिया सदस्य लखे हेमला ने आज सरेंडर किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दंतेवाड़ा एसपी के सामने उन्होंने सरेंडर किया। वहीं नक्सलियों के सरेंडर करने पर उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में 25-25 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। तो दंतेवाड़ा से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और ये दोहरी कामयाबी इसे आप कह सकते हैं। आपको याद होगा 2 दिन पहले ही एक बड़ा एनकाउंटर हुआ, उसमें 8 से 9 नक्सली ढेर कर दिए गए, और एक तरफ जहां गोली के बदले गोली से जवान जवाब दे रहे हैं और माकूल जवाब दे रहे हैं, दूसरी तरफ घबराए नक्सली और दूसरी तरफ जो मुख्य धारा में लौटने के इच्छुक नक्सली हैं वो अब सरेंडर कर रहे हैं। 2 नक्सली हैं जिन्होंने सरेंडर किया है। आज एसपी के सामने उन्होंने हथियार डाल दिए, एसपी दंतेवाड़ा के सामने, और अब उन्हें मुख्य धारा में लौटने के साथ साथ 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, और इसके साथ ही उन्हें बाकी रोजगार के लिए और उन चीज़ों में भी मदद की जाएगी जो भी पुनर्वास नीति के तहत जो नियम है। पंकज सिंह भदौरिया इस वक्त मेरे साथ हमारे जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। पंकज, ये 2 दिन में 2 बड़ी कामयाबी, एक तरफ बड़ा एनकाउंटर हुआ, कई नक्सली ढेर कर दिए गए, दूसरी तरफ इसे अब घबराहट भी कहेंगे या मुख्य धारा में लौटने की इच्छा भी कहेंगे, नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और ये रफ्तार बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल 9 नक्सलियों को मार गिराया गया था दंतेवाड़ा जिले में, और आज वहीं पर 2 नक्सलियों ने लोन वराटू अभियान, यानी कि लोन वराटू ये यहाँ का एक गोंडी शब्द है, इसका घर वापसी अभियान कहा जाता है। इस अभियान के तहत 2 नक्सलियों ने समर्पण किया। ये दोनों नक्सली मलंगर एरिया कमेटी में सक्रिय नक्सली, दंतेवाड़ा का कोर नक्सलियों का हार्डकोर एरिया कमेटी माना जाता है। इसमें पुरुष नक्सली, महिला नक्सली, जिनके ऊपर 25-25 हजार की प्रोत्साहन राशि है। मैं बता दूं कि सरकार के द्वारा ये जो पुनर्वास नीति चलाई जा रही है, ये बहुत ज्यादा कारगर अब
दंतेवाड़ा हो, बस्तर के सभी जंगलों में काम आ रही है और जिससे प्रभावित होकर के जो नक्सल संगठन में काफी टूट करके लोग आ रहे हैं। और इसके साथ साथ में ये भी मैं बता दूं कि जिस तरीके से बड़े इनकाउंटर लगातार हो रहे हैं, ये भी एक बड़ी वजह बन रही है कि जो छोटे कैडर के नक्सली हैं अब उनको घबरा करके भी समर्पण कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इनकाउंटर में फंस जाए और जान गंवानी पड़ जाए। जी बहुत धन्यवाद आपका पंकज, इस तमाम जानकारी के लिए। पंकज सिंह भदौरिया मेरे संवाददाता हमारे जुड़े हुए थे दंतेवाड़ा से और इस वक्त एक बड़ी खबर पर जानकारी दे रहे थे। और इस वक्त एक और बड़ी खबर जबलपुर से ही आ रही है, जहां आरडीवीवी के भृत्य रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। 1500 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। लोकायुक्त पुलिस ने राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया है। बीकॉम की डिग्री परीक्षा विभाग से देने के लिए रिश्वत मांगी गई थी। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का यह पूरा मामला है। रानी दुर्गा यूनिवर्सिटी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां एक पियून को गिरफ्तार किया गया है रिश्वत लेते हुए। 1500 रुपए की रिश्वत लेने का उन पर आरोप है। लोकायुक्त पुलिस ने राजेंद्र प्रसाद नाम के भृत्य को गिरफ्तार किया है। बीकॉम की डिग्री परीक्षा विभाग से दिलाने के लिए रिश्वत की मांग की गई थी और यह बात लोकायुक्त को पता लगी और लोकायुक्त ने उन्हें धर दबोचा है 1500 रुपए की रिश्वत लेते हुए। मैं आरडीवीवी का छात्र हूँ। मेरी सिस्टर उदयपुर में शादी हुई उनकी, तो इन्हें बीकॉम की डिग्री के लिए बुलाया जा रहा था। इन्हें मेरे को निकलवानी थी, उनको चाहिए थी। तो 131 रुपये लगते हैं ना टोटल। ऑनलाइन फ़ीस एमपी ऑनलाइन में 200 रुपये लगती है। तो ये ऑनलाइन फ़ीस सब भरवा दी इनने, मैंने खुद भरा हूँ ऑनलाइन में जाके। फिर ये 2000 की मांग कर रहे थे, फिर 1500 में माने तो फिर तय हुआ। यशविन पटेरिया ने लोकायुक्त जबलपुर में आके शिकायत की थी कि इनकी बहन ने वर्ष 2017 में आरडीवीवी से संबंध कॉलेज केसरवानी से बीकॉम किया था। उस बीकॉम की डिग्री लेने के लिए आरडीवीवी के परीक्षा विभाग में भृत्य उनसे 2000 रुपये की रिश्वत की राशि की मांग कर रहा है डिग्री निकालने के लिए, जिसकी शिकायत उन्होंने किया। हम लोगों ने उसका सत्यापन किया और सत्यापन के उपरांत आज 1500 रुपये की रिश्वत की राशि लेते हुए भृत्य राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। गौरेला पेंड्रा मरवाही में टीकाकरण से 1.5 महीने के मासूम की मौत का आरोप लगा है। आपको बता दें, मंगलवार को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 1.5 महीने के मासूम को पल्स पोलियो के साथ ओपीवी रोटा वायरस समेत कई बीमारियों की रोकथाम के लिए 5 वैक्सीन लगाई गई थी। बताया जा रहा है कि टीकाकरण के बाद नवजात शिशु की तबीयत बिगड़ गई और 24 घंटे के अंदर मासूम की मौत हो गई। टीकाकरण से मौत के आरोप के मामले में प्रदेश में एक सप्ताह में यह तीसरा मामला सामने आया है। वहीं आरोपों पर टीकाकरण अधिकारी ने मामले में जांच की बात कही है। उन परिवार का आरोप है कि टीका लगने के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ी, सांस लेने में तकलीफ हुई और कल उसकी मौत हो गई। टीका लगने के बाद अमूमन कई बार ऐसा होता है कि मतलब बुखार होता है बच्चे लोग को। उनको हम गोली दिए थे पैरासीटामोल का देने के लिए, तो शायद वो लोग रात में नहीं दिए थे। फिर सुबह हमको पता चला तो हम बोले कि गोली दो, उसका बुखार उतरेगा। लेकिन बुखार उतरने के बाद उसको सांस संबंधी कुछ समस्या थी, तो उसको हम रिफर करवा दिए वहाँ। प्रमिला का हुई, कैसे कैसे हो गए? टीका लगा तो अब उसका तबीयत बिगड़ने लगा। हाँ, कब लगा टीका? मंगलवार को लगा टीका। कितना टीका लगा? 3 टीका लगा। फिर उसके बाद ले जे हॉस्पिटल सिंगार बहरा, वहाँ एडमिट कर दिया। वहाँ गौरेला वहीं मौत हो गई। अच्छा, जब आप लेके गए थे अपने बच्चे को टीका लगवाने तो उसके पहले बीमार था क्या? नहीं था। कैसा था बच्चा? फुर्तीला था बच्चा एकदम। फिर कैसे हुआ? फिर सांस लेने में तकलीफ हो रहा था उसको टीका लगने के बाद। हाँ। फिर सांस नहीं ले पाया। कि नॉर्मल डोज लगने के बाद जिसमें 3 बीसीजी के और रोटा वायरस वगैरह के टीके और 2 जो पोलियो के साथ खिलाने वाले टीके लगने के बाद एक बच्चे की तबीयत बिगड़ी 1.5 माह की और कल उसकी डेथ हो गई। परिवार का आरोप है कि वैक्सीन लगने की वजह से उनकी मौत हुई। इस केस के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से तो नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि उसके वैक्सीनेशन हुए थे और वो मरवाही से रिफ़र हुआ था जिला अस्पताल के लिए। और जिला अस्पताल के पहले वो डॉक्टर देवेंद्र पैकरा सर के पास मिले थे। बट नेचुरल बच्चा था, 1.5 साल का है और 1.5 माह का और वो
देवेंद्र पैकरा सर से मिले तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी था, उसको सांस लेने में परेशानी था और उसके सीरियसनेस को देखते हुए वो जिला अस्पताल रिफ़र कर दिए थे। जिला अस्पताल में आने के बाद यहाँ पर शिशु रोग विशेषज्ञ वहाँ पर उनको जांच किए हैं, काफ़ी सीरियस था। मैं बात भी किया हूँ उनसे, करीब 6 बजे मेरा बातचीत हुआ है उनके लिए। करीब 5:45 को यहाँ जिला अस्पताल पहुँचे हैं। उसके बाद उनका जो भी एग्ज़ामिनेशन किए और इलाज भी चालू किए, लेकिन काफ़ी सीरियस है करके मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला था। और ये भी इन्फॉर्मेशन मिला था कि वो उसको रिफ़र कर रहे हैं बिलासपुर, और बिलासपुर जा नहीं पाए, उनका इलाज चलते ही रहा, उसी में एक्सपायर कर गए वो। अंबिकापुर जिले में गंगापुर में शराब की दुकान को हटाने की मांग को लेकर वार्ड के लोगों ने शराब दुकान के सामने ही धरना प्रदर्शन किया। वार्ड के लोगों का आरोप है कि शराब की दुकान को हटाने को लेकर जिला प्रशासन सिर्फ झूठा आश्वासन देता है, जिसके चलते लोग अब हड़ताल पर बैठ गए हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने 72 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। आपको बता दें कि बीते 6 सालों से गंगापुर वार्ड के बीचों बीच सरकारी शराब की दुकान का संचालन किया जा रहा है, जिसके चलते लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत होती है। नगर निगम क्षेत्र स्थित गंगापुर के शराब दुकान को हटाने के लिए अब यहाँ के मोहल्लेवासी आंदोलन करने लगे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये महिलाएं हैं जो शराब दुकान को बंद करने के लिए यहाँ पे मतलब धरने पे खड़े हो चुके हैं। ये शराब दुकान आप देख सकते हैं, ये शराब दुकान है जो लंबे समय से संचालित है। महिलाओं का कहना है कि यहाँ पे शराब दुकान संचालित करने से काफ़ी उन लोगों को परेशानी हो रहा है। आइए इन महिलाओं से बात करते हैं, आखिर मेन कारण क्या है। क्या नाम आपका? अनीता साहनी। अनीता जी, क्या समस्या क्या आ रहा है? समस्या शराबियों से, शराब दुकान से बहुत ज़्यादा है, और माननीय विधायक जी जब से विधायक बने हैं तब से बोल रहे हैं कि हटाएंगे हटाएंगे। आखिर कब हटाएंगे? वो आए और हमको जवाब दें। समस्या किस टाइप का आता है? समस्या किस टाइप का आता है? हम लोग का समस्या तो इतना आता है कि हम कह नहीं सकते, काहे कि हम उतना नहीं जानते हैं कि मतलब हमारे पास ना मोबाइल है ना हमारे पास और कुछ है कि हम उनको रिकॉर्डिंग करके दिखाएं, चाहे हम फेसबुक में डालें, चाहे और कुछ करें। हमारे पास कुछ नहीं है, बस हम ऐसा ही मतलब वो रहते हैं और नहीं जानते हैं। इतना का सामना करता पड़ता है कि का कहूँ, हाथ धर के भगाने से भी नहीं भगते हैं। अगर दूसर से लगा देंगे बच्चे लोग के जो हटा दो इसको दरवाजा से, तो हटते नहीं हैं, पी के पड़े रहेंगे दिन के रात के, सुबह शाम एकदम उल्टी करते रहते हैं। कोई क्या करते रहते हैं समझ में नहीं आता है। क्या दिक्कत आता है यहाँ पे? हमें बहुत दिक्कत है यहाँ शराब दुकान से। किस टाइप का परेशानी होता है? हमको परेशानी तो बहुत तरह से होता है, क्योंकि बच्चे लोग भी हमारे जैसे कुछ सामान लेने भी भेजे, ट्रैफिक इतना जाम हो जाता है। दरुआ लोग बोलते हैं कि लगता है कि एकदम गाड़ी चढ़ा देंगे उन लोगों पर, इस टाइप करते हैं हम लोग। अच्छा, हटाने की मांग की लेकर कहाँ आप लोग मांग रखते हैं? हम लोग यहाँ कलेक्टर के पास हम लोग 20 बार से भी ज़्यादा जा चुके हैं, वहाँ से भी आश्वासन मिला है। साल भर पहले हम लोग को दिखाया गया था ट्रांसपोर्ट नगर में कि वहाँ ज़मीन है, वहाँ बन रहा है, हट जाएगा आचार संहिता बाद हटेगा। आचार संहिता भी खत्म हो गया, बोर्ड भी खत्म हो गया, फिर भी कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये शराब भट्टी है। दूसरा ओर देखिए ये रोजगार कार्यालय है, जहाँ पे छात्र छात्राएं भी आते हैं, लेकिन इसके बावजूद जिला प्रशासन इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। अब देखना ही होगा कि आने वाले समय में इस शराब दुकान को हटाने में प्रशासन कौन सा कदम उठाती है। अपने साथ में रमेश इंटरव्यू अंबिकापुर। बेमेतरा जिले के बीएड डीएड प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। दरअसल बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में 57,000 शिक्षकों की भर्ती करने की घोषणा की थी। सत्ता में आने के बाद विधानसभा में 33,000 शिक्षकों की भर्ती करने का ऐलान किया गया, लेकिन अब तक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, जिससे नाराज बेमेतरा जिले के प्रशिक्षित बीएड डीएड के बेरोजगार युवकों ने कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की। साथ ही जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ये छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ जिला बेमेतरा के अध्यक्ष दीनबंधु के द्वारा अपने अन्य जो डीएड बीएड प्रशिक्षित साथियों के साथ उपस्थित आकर यहाँ प्रदेश में 33,000 शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द करने बाबत एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे सौंपा गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक बनने की मांग को लेकर आखिर क्यों बेमेतरा कलेक्ट्रेट पहुंचे ये युवा? आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से उन्होंने विधानसभा में घोषणा की थी कि शिक्षकों की भर्ती होगी। बीएड और डीएड प्रशिक्षित शिक्षक आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर क्यों कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, सीधे हम जानते हैं। हम मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरे जो हैं ये बेरोजगार हैं, ये बेमेतरा जिले के हैं। बेमेतरा जिले के साथ साथ
और अन्य जिलों में भी इसी प्रकार की इनकी प्रक्रिया चल रही, जैसे इन्होंने बताया है कि लगातार हड़ताल कलेक्ट्रेट में कर रहे हैं। चलिए हम सीधे बात करते हैं यहाँ के जो उनके अध्यक्ष है। क्या नाम है पहले आपका? मेरा नाम दीनबंधु साहू है। आज कैसे आना हुआ? छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ के तत्वाधान में सारे प्रदेश में ज्ञापन सौंपा जाना है। उसी कड़ी में हम आज यहाँ पे बेमेतरा कलेक्ट्रेट आए हुए हैं, कलेक्टर महोदय का ज्ञापन सौंपने के लिए सरकार के नाम पे। जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में घोषणा किया था 57,000 शिक्षक भर्ती का, उसके उपरांत विधानसभा में 33,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा की गई, जो कि आज पर्यंत तक जमीनी स्तर पर नहीं आ पाई है। उसी कड़ी में उस 33,000 शिक्षक भर्ती को निकलवाने के लिए हम सभी यहाँ पे प्रशिक्षित डीएड बीएड अभ्यर्थी कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्या इसको लेकर कभी और आपने बात नहीं रखी थी कि आज ही शिक्षक जीवन की बात रख रहे हैं, या इसके पहले ही बात रख चुके हैं? इससे पहले भी हम लोग बात रख चुके हैं और ये मांग हम लोग जब भी शिक्षक भर्ती आने वाला होता है उससे पहले हमको ये हड़ताल करना पड़ता है या फिर उसके लिए ज्ञापन देना पड़ता है। उससे पहले 2019 में भी जब शिक्षक भर्ती आया था तब भी यही करना पड़ा था, 2023 में भी आया तब भी यही करना पड़ा और हम अभी भी अपने अधिकार के लिए यही करने आए हैं। 33,000 शिक्षक भर्ती जल्द शुरू करनी पड़ेगी उन लोग को। 57,000 का विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा हुआ था, जैसे ही लोकसभा चुनाव आया उससे पहले 33,000 का घोषणा हुआ और ये 33,000 कहाँ है? ये तो हवाओं में दिख रहा है, ऐसा लगता है मेरे को। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि हवाओं में है 33,000 या ये चीजें, तो ये चीजें। दूसरी बात मैं जानना चाहता हूँ आपसे, 57 और 33 क्या लगता है भर्ती हो पाएगी प्रक्रिया? आपको लगता है सरकार को बिल्कुल करना ही पड़ेगा, क्योंकि बजट में इसको पारित किया गया था। हम लोग आज इस आंदोलन के और ज्ञापन के थ्रू ये चेतावनी आए हैं, हम लोग 15 दिन का अल्टीमेटम दिए हैं। अगर 15 दिन में सरकार कुछ नहीं करेगी तो 21 तारीख को पूरा प्रदेश में आमरण अनशन स्टार्ट होगा। हम लोग बिल्कुल इनका कहना है कि आमरण अनशन। अभी आप लोग हैं, बेरोजगार हैं, कुछ काम नाम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? खाली बेरोजगार भी कुछ सिर्फ लाइब्रेरी का फीस पटा रहे हैं, सच से 8 महीने से पटा रहे हैं फीस। अगर सरकार पहले से बता देते थे कि हम इतने मंथ मिलाएंगे तो शायद वो खर्च भी बचा रहता। एक गरीब किसान का लड़का या मजदूर का लड़के सब उधर जाके पढ़ रहे हैं, अपने पैसा वेस्ट कर रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए इस विषय में, उनको कब निकालना है, कैसे निकालना है बता दे। ऐसे धोखे में क्यों रख रहे हैं कि 57,000 लाएंगे, 33 लाएंगे, फिर 9,000 लाएंगे? कब तक लाएंगे शिक्षक भर्ती? बिल्कुल देख सकते हैं, ये बेरोजगारों की अपनी पीड़ा है। इनका कहना है कि ये मजदूर गरीब परिवार के अलग अलग काम करते हैं। कई एक ऐसे युवा, जो मैं पिछली बार मैंने बात किया था किसी युवा से, उन्होंने कहा है कि वो मजदूरी करते हैं और तैयारी करते हैं। बिल्कुल इनकी मांग जायज है, क्योंकि लाइब्रेरी में इनको फीस देना पड़ता है। फीस आखिर लाए कहाँ से? जब तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होगी तो हालात यही होते रहेंगे और यूं ही बेचारे दिन प्रतिदिन हड़ताल के मजबूर होंगे। और इस जैसे लड़कों ने कहा कि हमें सड़क पर आना पड़ेगा, तो आखिर बेरोजगारों को सड़क पर क्यों आने की नौबत हो, ये सरकार को सोचनी पड़ेगी। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा। खंडवा से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां जान जोखिम में डालकर लोग पुल पार कर रहे हैं। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। प्रशासन की अपील के बाद भी लोग मान नहीं रहे हैं। पुल पर कभी भी हादसा हो सकता है। छोटी 6 गांव से गोल जोशी गांव के बीच की ये सड़क है, रपटा है, और तस्वीरें देखिए आप कि वहां करीब करीब 1 फीट पानी रपटे के ऊपर से बह रहा है। प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। जान जोखिम में डालकर इस रपटे को पार कर रहे हैं। छोटा पुल है और उसके बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस पुल के ऊपर से होकर गुजर रहे हैं। अगली खबर बैतूल से, जहां सरकारी कॉलेज की लाइब्रेरी में पानी घुस गया। आपको बता दें कि जयवंती हॉक्सर कॉलेज में बदइंतजामी के चलते लाइब्रेरी में रखी किताबें गीली होकर खराब हुई हैं। बारिश के चलते बेसमेंट में बने लाइब्रेरी में घुटने तक पानी भर गया और किताबें गीली हो गईं और प्रबंधन को इसकी भनक तक नहीं लगी। वहीं एक छात्र की शिकायत के बाद इस मामले का खुलासा हुआ। अभी विगत कुछ दिनों पूर्व जेएच कॉलेज की लाइब्रेरी करोड़ों रुपए की लागत से बनी है। उसके बेसमेंट में कॉलेज प्रशासन द्वारा पुस्तकें रखी गई थी। विगत वर्ष तक के ये पुस्तकें प्रथम तल पे रखी गई थी, जिससे पुस्तकों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता था। अब इस बार पता नहीं इन्होंने किस अधिकारी के कहने पर उसको बेसमेंट में रखी है, जिससे पूरी पुस्तकें गीली हो चुकी है। घुटनों तक के पानी भरा गया था और इसकी सूचना पहले भी मैडम को थी। मैडम ने कोई कार्रवाई नहीं करी। जब हमारे द्वारा ये बात उठाई गई तब मैडम ने इस पे एक्शन लिया गया और मैडम ये कहती है कि मैं कर्मचारियों पे, मैं मजदूरों पे क्या कार्रवाई करूंगी। पुस्तकालय में जो जिनके पास अभी प्रभार है वो अभी तक यहाँ नहीं थे, वो मेडिकल पर थे। उन्होंने कल ही ज्वाइन किया है और हमारे यहाँ पर जो गेस्ट फैकल्टी है वो ग्रंथपाल के रूप में है
तो मैं उनके माध्यम से ही अब वहाँ की पूरी जानकारी लूँगी कि क्या स्थिति है वहाँ बारिश की। वैसे जब बारिश की सूचना मिली हुई थी तो मैंने तत्काल वहाँ का वितरण बंद करवा के ऊपर हमारे यहाँ जो वर्चुअल कक्ष वाला कमरा है जहाँ से वितरण की खिड़की बनी हुई है, हमने वहाँ से वितरण की व्यवस्था करवा दी है। और अब बात करते हैं बालोद जिले के शिक्षक की, जिन्होंने कभी भी अपनी दिव्यांगता को कमजोरी नहीं बनने दिया। हम बात कर रहे हैं डोंडी लोहारा ब्लॉक के ग्राम बड़गांव के प्राथमिक शाला में पदस्थ कमलकांत साहू की, जो रोजाना समय से स्कूल पहुंचकर बच्चों को पढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, सामाजिक कार्य, योग, स्वस्थ जीवन, स्वच्छता अभियान के साथ उन बच्चों का भी भविष्य संवारा जो किसी कारण से अपनी पढ़ाई छोड़ चुके थे।